नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। तो आज हमारे शो जनता की आवाज में हमारे साथ है समाज सेविका एकता खड़का जी। वैसे तो महिलाएं निरंतर हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं और जिस तरह समाज में वो पुरुषों से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। तो आज हमारे मेहमान से जानते हैं कि उनकी यात्रा कैसी रही और समाज में बाहर आकर इतनी ऊंचाई तक आना कितना बड़ा कार्य है और कैसा महसूस होता है। नमस्कार मैम। मैम, जो कहते हैं कि एक महिला अभी भी एक टैबू है कि महिला बाहर नहीं जाती, काम नहीं करती, समाज से बराबरी नहीं करती। तो उस टैबू को आपने कैसे तोड़ा है, कैसे आप अपने इस मुकाम तक आई हैं महिला होने के नाते? फैमिली सपोर्ट देखिए, सबसे मेन तो पहले ये होता है कि जब आप बाहर आते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या नहीं। और इस मामले में मैं शायद लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से, बिकॉज मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड हैं और बीइंग आर्मी पर्सन उनकी जो सोच है वो बहुत ब्रॉड है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे भाइयों ने, फैमिली ने तो विश्वास दिखाया, सपोर्ट किया, तो दैट्स वाई कि मैं निकल के यहाँ तक तो यानी फैमिली सपोर्ट जो है वो आपका एक तरीके से कहा जाए बैकबोन है फिलहाल। तो किस किस तरह के आप जो कार्य हैं वो समाज में योगदान देती हैं, कैसी कैसी सेवा आप समाज के लिए करती हैं? पहले तो मैंने जॉब से किया था अपना करियर एज अ टीचर। मतलब वो उस वक्त मेरी चॉइस नहीं थी, मैं आर्मी में जाना चाहती थी बिकॉज, लेकिन मैं मेडिकली अनफिट हो गई तो नहीं जा पाई। तो फिर मैंने टीचिंग चूज़ कर लिया। लेकिन फिर जब मैं करने लगी तो मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब अच्छा लगा, तो काफ़ी साल मैंने टीचिंग की। उसके बाद फिर मैंने अपना स्कूल लिया और JIE प्री स्कूल है मेरा, जॉइन एजुकेशन प्री स्कूल। और उसके बाद एक संस्था हमने बनाई, अर्नी एजुकेशनल सोसाइटी, जिसमें मेरा मतलब बीइंग अ प्रिंसिपल और बीइंग अ टीचर मैंने रह के देखा कि अभी भी ना लड़कियों के लिए स्कोप्स कम है या कहीं कि उनकी सहायता करने वाले लोग कम हैं। सपोज एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और पेरेंट्स सिर्फ एक बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डाल दें और बेटी को हम गवर्नमेंट में या किसी मतलब हर उसमें डालते हैं। तो ये मैंने कहीं ना कहीं देखा। फिर मेरा जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ वो यही था कि मैंने अपने स्कूल में मैं हर साल 10 बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती हूँ एवरी ईयर। जब वो मेरे यहाँ से पास आउट हो जाती हैं तो दूसरे स्कूल में भी अगर पॉसिबल होता है तो हम सब मिलजुल के, क्योंकि अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मिलजुल के हम कोशिश करते हैं कि हम आगे भी उनकी पढ़ाई एटलीस्ट 12th तक हम उनको कंप्लीट कराएं। और यहीं से भी मैंने स्टार्ट किया और मेरी संस्था भी हम इसी पे ज़्यादा काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। और जो स्लम एरिया के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, जो जिनके पास पूरे पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, उन तक हम पहुंचते हैं, उनको हम लिखना पढ़ना जितना भी पॉसिबल हमसे होता है उतना हम कराते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। तो अगर आपने जैसे संस्था की बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि इतने बड़े लेवल पे आपने लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा, कैसे उन्हें बोला कि हम ये कार्य की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खुद को मोटिवेट करना आसान है, बाकी लोग को मोटिवेट करना मुश्किल है। देखिए, जब आप किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं या अच्छा काम कोई स्टार्ट करते हैं तो ईश्वर भी मदद करता है और फिर 1 से 2, 2 से 4 और 4 से कारवां बन जाता है। तो मेरे साथ भी बहुत अच्छे लोग थे, मेरे ही गांव के थे, हरिओम है, रिंकू, प्रेम, कोली मेरा भाई, सिद्धांत है, और मेरा एक भाई एक्सपायर हो गया कोविड में। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव था, मतलब कहीं भी मुझे जाना है, आना है। और जैसे मैं पहले जाती थी तो स्टार्टिंग में मैंने किया तो मैं जैसे एरियाज में जाना होता था तो बाइक पे मुझे ले जाता था। हम लोग बड़ा सा बैग, उसमें सब चीज़ें, बुक्स वगैरह, नोटबुक सब डाल के और जाते थे। तो वो जब साथ में सब मिलते गए तो थोड़ा 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 सहयोग सबका होता गया। वो फिर एक से एक बहुत बड़ी मेरी टीम बन गई और अब तो पूरा शहर सपोर्ट करता है। बहुत अच्छी बात है मैम। जैसे कि सपोर्टर भी होते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको चैलेंजेस देते हैं। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस मिले और कैसे आपने उन्हें बूम ऑन मतलब फेस कर दिया? चैलेंजेस तो बिल्कुल मिलते हैं और मुझे लगता है मिलने भी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में बहुत काम करते हैं। तो मुझे भी काफ़ी मिले। जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो मैं उस वक्त काफ़ी यंग एज में थी, तो और बिजनेस सेटअप करना कोई आसान नहीं होता, लेकिन वो बाय गॉड ग्रेस मेरा बिजनेस सेट हो गया। उस वक्त काफ़ी बातें सुनने को मिली,
जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको उस काम के लिए डिवोशन चाहिए होता है, फिर समय मायने नहीं रखता कि आपका भाई 2 बज रहा है या 4 बज रहा है। तो वही मेरे साथ था, मेरा अपना काम था, मेरा अपना स्कूल था, मुझे वहाँ पर सारी चीज़ें देखनी थी। इन द वेरी बिगनिंग मैंने 2-3 महीने अपने स्कूल में एज़ अ स्वीपर भी खुद काम किया, एज़ अ ड्राइवर भी खुद काम किया और एज़ अ टीचर भी खुद काम किया। तो जहाँ पर जब ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने वो वाली पोस्ट ले ली और वैसे काम किया। तो कई बातें सुनने को मिली कि नहीं, नहीं किसी ने करके दे दिया होगा, ये कैसे एक लड़की कैसे कर सकती है, वो भी इस छोटी एज में कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जब आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हो और वो आप पे बिलीव करते हो तो फिर ये सब आसान हो जाता है। तो मतलब जब लोग बिलीव करना शुरू करते हैं हमें, हम सारे चैलेंजेस फेस कर लेते हैं। आपने बिजनेस की बात की, तो जैसे समाज सेवा में मुझे नहीं लगता कि कोई धन लाभ या कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको प्रॉफिट मिले। तो फिर ऐसी क्या चीज़ें जो आप रोज सुबह उठ के एक नए मन से, एक नई सुबह से निरंतर समाज सेवा में जुड़ी रहती हूँ? मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं ये भी, इसमें भी मेरा स्वार्थ है, मैं अपना आगे का सुधार रही हूँ कि जब ईश्वर के पास जाएंगे तो उनसे कुछ तो कहेंगे ना कि धरती पे हम थे तो हमने क्या किया। और मैं देखती हूँ ऐसे बहुत सारे, अभी कि आज ही मेरे पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो आर्थिक स्थिति उनकी लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छी थी और लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ख़राब हो गई। तो शी वॉज क्राइंग। तो मुझे बहुत, तो मेरे यहाँ उनके बच्चे को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दिया है और बुरा लगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी छोटी छोटी मदद है, मतलब वो हमारे लिए कुछ नहीं होता, जो हम उनकी मदद कर रहे हैं। अब जैसे मेरे स्कूल में इतने बच्चे पढ़े हैं, अगर एक बच्चा और पढ़ लेगा तो मुझका उतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी बन सकती है। तो ऐसे बहुत, जब ऐसे लोग आपको दुआ देते हैं ना और ऐसे लोगों के फेस पे आप खुशी देखते हो या संतुष्टि देखते हो, मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं, किसी की बेटी की शादी है। हालांकि मेरी संस्था काम हम वुमेन एम्पावरमेंट और उस पर करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में हमने लंगर की सेवा की। 40 पैकेट से हमने शुरू किया था और लगभग 550 या 560 ऐसे पे हमने जाके जब बंद किया तो इतना हम प्रोवाइड कर रहे थे, कच्चा और पक्का राशन दोनों। मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे थे, कपड़े भी, जो भी पॉसिबल था वो सब कुछ कर रहे थे। तो जब आप देखते हैं ना कि सामने वाला नीडी है और आपका एक, मतलब मेरा मानना है कि आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर रखना चाहिए। तो वो मैं डोनेट ऐसी जगह पे करती हूँ जहाँ पे वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर में भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी, मतलब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा वहाँ कर दिया तो थोड़ा ऐसे लोगों के लिए आप रखें जिनको वास्तव में ज़रूरत है। और अच्छा लगता है, आप करके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूँ, तो क्या आज भी सोसाइटी में, समाज में जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी भी। हम सिर्फ ये कहते ही हैं कि बेटा बेटी समान है, और मेरे ख्याल से 30-40% लोग ऐसा करते भी हैं जिनके लिए बेटा या बेटी में कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन आज भी अगर हम देखें, बेटी भी अगर सेटल्ड है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है, और बेटा भी कर रहा है। बेटा रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे घर आए तो उससे क्वेश्चन ही नहीं होती, बेटी आए तो होती है। और वो इसलिए होती है कि माहौल ही ऐसा नहीं है। लड़के फ्रीली घूम सकते हैं बाहर रात में 12-2 बजे तक भी, लेकिन जिन शहरों में हम रहते हैं हम लोग नहीं घूम सकते। हम अपने हिसाब से ड्रेसअप होके हम कुछ भी चाहे पहन के नहीं निकल सकते। पढ़ाई लिखाई में भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब एक बच्चे को हम कर सकते हैं और 2 बच्चे हैं तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम बेटे को ज़्यादा करें ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है अभी भी। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हम सिर्फ बातों में हैं और स्लोगन्स में हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर एक्चुअल हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। भ्रूण हत्याएँ अभी भी बहुत हो रही हैं, अभी भी सड़कों पे, सड़क किनारे, खेतों में आपको बेटियाँ पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो फिर कहाँ पर होगा? तो बहुत कम है, और इसको, मतलब मैं आपके चैनल से अपील करना चाहूँगी कि बेटा और बेटी समान है। अब तो देखिए ये भी नहीं रहा ना कि बेटा साथ रहेगा, अब तो जॉब बाहर लगती है, बच्चे भी चले जाते हैं, बेटा भी चले जाता है, बहू भी चली जाती है, कौन रह जाता है? अब अंत में पति पत्नी साथ रह जाते हैं, तो फिर बेटी भी चली जाती है। अब तो बेटियां भी बहुत समझती हैं। मैं, मतलब अगर मैं खुद कहूँ तो मैं अपनी फैमिली की ऑलमोस्ट जिम्मेदारियों को निभाती हूँ। तो इसकी हमें आवश्यकता है और माँ बाप को ये समझना चाहिए कि बेटा और बेटी में कोई भी अंतर नहीं है। मतलब ज़रूरत है जेंडर इक्वालिटी की। अगर जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी की बात की जाए तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग जो चीज़ें करते हैं, किसी को हम पढ़ा रहे हैं या फिर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम उसमें अभी हम अगर ये देखें कि हम ये कहते हैं कि आरक्षण है, महिलाओं को 33% का आरक्षण है। आप कोई भी ऐसा वो होता है प्रोग्राम जो राजनीतिक प्रोग्राम आप कोई भी कहें, तो
नेता लोग ये बात कहते हैं कि भाई 33% आरक्षण हमने दे रखा है, लेकिन आप वहाँ देखेंगे तो अधिकतर मंचासीन जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। तो महिलाओं को वहाँ पर स्थान क्यों नहीं दिया जाता? महिलाओं को केवल वो ही स्थान क्यों दिए जाते हैं जो केवल एक रबड़ की मोहर के लायक होते हैं? डिसीजन आप देखिए, अभी भी आप देखेंगे तो ग्राम प्रधान महिलाएं होती हैं, पर कार्य जो है पूरा वो सब उनके पति देख रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों? भी जो भी चीज़ें हैं, अगर ग्राम प्रधान महिला है तो महिला भी सशक्त है, वो भी देख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों में चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जेंडर इक्वालिटी को साइड हटाकर अगर हम फिटनेस की बात करें, तो जैसा कि आप भी फिटनेस फ्रीक हैं, जिम जाती हैं, तो महिलाओं के लिए स्वस्थ रहना और हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी एक्सरसाइज और फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है, कि आप हमारी जनता को बताइए। बहुत ज़्यादा। जो हमारी मतलब हमारी माँ के टाइम का समय था, उसका टाइम था उनका, तो महिलाएं वो आदत अभी महिलाओं में है कि अपनी परेशानी को छुपा लेती हैं। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो ठीक है, गोली खा ली और बस काम पे लगे हैं। बाकी घर के लोग बीमार होते हैं तो उनकी सेवा तो बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, लेकिन अगर लेडी बीमार हो जाए तो वो खुद से ही कोई भी टैबलेट ली और खा ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए फिट रहना। एटलीस्ट आपको योगा या फिर जिम कुछ ऐसा ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आप वॉक कर रहे हैं कि आप फिजिकली फिट रहें और इतने एनर्जेटिक रहें कि एटलीस्ट आप अपने घर के काम भी आप करते हैं या आप वर्किंग भी हैं तो वहाँ पर आप एनर्जी लो फील ना करें। और जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा ही समस्या है, क्योंकि बर्डन तो नो डाउट ज़्यादा होता ही है, घर भी है और फिर अगर बाहर भी देख रहे हैं या बच्चे भी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फिटनेस पे अपनी ध्यान दें। और फिटनेस सिर्फ पतला होना नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि आप पतले हैं तो आप बहुत फिट हैं और आपको कोई रोग नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप मोटे हैं तो आप फिट नहीं हैं। फिटनेस का मतलब कि आप कितने एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन, मतलब आप जब भी वर्किंग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आप कितने एक्टिव रहते हैं, ये फिटनेस का मतलब है। तो इसलिए मोटा या पतला दैट इज़ नॉट फिटनेस। तो आप खुद से अंदर से कैसा फील करते हैं, और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 40 टू 45 मिनट्स अपने शरीर को और अपनी हेल्थ को दें। तो जिस तरह से जो वुमेन होती है वो जीवन दात्री होती है, तो उन्हें फिट रहना काफ़ी ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अगर आज आप सतर्क भारत के माध्यम से जुड़ी हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से, वैसे तो चैनल के जो अमित राठौर जी हैं वो वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके थ्रू ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अभी भी महिलाओं की स्थिति को समझने की ज़रूरत है। हमें उनको सहयोग करने की ज़रूरत है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनको सपोर्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो वो महिलाएं जो हैं आप ही की फैमिली, आप ही की बहन, पत्नी, माँ, बेटी, आप ही के परिवार से आती हैं। अगर वो आगे बढ़ेंगी तो नो डाउट आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। मेरी फैमिली में जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर विश्वास करें, बेटियों पे खास तौर से विश्वास करें, और जो उनके सपने हैं उन्हें पूरा करने में उनकी मदद। बहुत खूबसूरत बात की है मैम आपने और आज आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अमूल्य समय आपने हमारे साथ बिताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कल मिलेंगे हम एक और नए अतिथि के साथ, एक और नई आवाज़ के साथ। देखते रहिए सतर्क भारत, जनता की आवाज़। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी जगजीत सिंह के साथ। विदा।